Yes, students. So now we will discuss next part B, lecture number 2 of this chapter. So let's start. Yes, students. So the administration of the empire. यस तो हम पीछे सब डिस्कस कर चुके हैं। चोला एम्पायर को हमने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, कैसे वहाँ पर जो है मेन क्या फेमस था। वहाँ हमने देखा कि उनका स्कल्पचर और जो वहाँ पर जो भव्य जो मंदिर थे, टेम्पल्स जो थे वो बनाए जाते थे, और एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम जो स्टडी करेंगे, हम देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब ये क्या होता है कि जब कोई गद्दी पर राजा बैठ जाता है तो खाली क्या करना, खाली गद्दी पर बैठने से जो राज्य है वो नहीं चलता है। ठीक है, तो कैसे चलते हैं राज्य? हमें एडमिनिस्टर करना पड़ता है उसको। कैसे हम जो है गद्दी पर बैठ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पर आती है कि हम उस राज्य को कैसे चलाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर become prosperous with the spread of irrigation agriculture. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता था, जैसे आपने को याद होगा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो राजा होते थे उनके जो आगे सामंत होते थे, ठीक है, तो मतलब कि जब वो पावरफुल हो जाते थे तो उनको आगे जो पीजेंट्स ट्रेडर्स वगैरह को भी पावर देनी पड़ती थी, क्योंकि वो लोग उनसे रिसोर्स के रूप में टैक्सेस लिया करते थे। तो टैक्सेस लिया करते थे तो उनको पावर भी देनी पड़ती थी, उनको काम दिया जाता था, एरिया दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, जो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। तो जो यहाँ पर क्या थे, जो किसानों की जो बस्तियां होती थी वो उर कहलाती थी। कैसे होता था, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये देखिए आप, जैसे कि क्या हुआ, एक ये चार पांच जो पेजेंट है उनका एक उर हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उर। अब ऐसे जो है, ऐसे बहुत सारे कुछ एक जो है थोड़े थोड़े पीजेंट्स के काफी सारे जो हैं उर हैं। ठीक है, ये उर जो हो गए, छः छः सात सात किसानों के उर होते थे। और जब इन सारे उर को क्या कर दिया जाता था, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाता था। ठीक है, उनको एक उसमें बांध दिया जाता था, तो वो बन जाता था आपका नाडू। ठीक है, उसको बोलते थे नाडू। नाड़ू मतलब जो क्या हो जाएंगे आपके, नाड़ू हो जाएंगे जो विलेजेस के मतलब एक विलेज के जो क्या हो गए, किसान हो गए, विलेज हो गया एक तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। तो किसानों की बस्तियां जो होती थी वो उर कहलाती थी। एंड बिकम प्रोस्पिरियस विद द स्प्रेड ऑफ द इरिगेशन एग्रीकल्चर। और सिंचित खेती जो इरिगेशन एग्रीकल्चर है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पिरियस हो गई थी। एंड ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, क्योंकि ये जो नाड़ू बनते थे या ये नाड़ू क्या होते थे, ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, एक उर का विलेज हो तो ये नाड़ू, और काफी सारे उर मिल गए तो वो हो गया नाड़ू। नाड़ू मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, कुछ गांवों का समूह। ठीक है, एक उर हो गया, एक विलेज, और काफी सारे उर मिल गए तो वो बन गए ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, तो इस तरीके से जो क्या होते थे, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। तो इस तरीके से गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। एंड द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब ये जो होते थे, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे या नाडू होते थे, इनके आगे क्या होते थे, विलेज काउंसिल होती थी। ठीक है, विलेज काउंसिल्स होती थी जो कि जिसमें कि जो इनके हेड होते थे सबके, तो ये कबले इनकी मतलब विलेज काउंसिल सभा होती थी जिसमें इनके जितने भी सबके हेड होते थे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया करती थी, जिसके अंदर जस्टिस का काम, न्याय का काम आता था, और कलेक्टिंग टैक्सेस, और ये टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम भी किया करती थी। ओके,
So, rich peasants of the Velal caste exercise considerably control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. अब जो ये वेलाल जाति के क्या होते थे, आगे क्या होता था, जो वेलाल जाति के, ये जो है ना वेलाल कास्ट, तो इस वेलाल कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे, जो धनी किसान होते थे, उनको क्या था, उनको मतलब तो उनको ना केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा कंट्रोल हासिल था। ठीक है, जो भी नाड़ू ये जो काम किया करते थे ना, जो भी उनके अफेयर्स होते थे, जो भी उनके कार्य होते थे, तो उन पर इनका कंट्रोल हुआ करते थे। सारा काम यही देखा करते थे वेला कास्ट के जो रिच पेजेंट्स होते थे। ये इन सब का जो नाड़ू के जितने भी अफेयर्स होते थे, जो भी वो काम किया करते थे, जो इश्यूज देखा करते थे, तो उन उसके ऊपर सुपरविजन का काम किया करते थे। ठीक है, ये सुपरवाइजर होते थे एक तरीके से चोला गवर्नमेंट में, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर। उनकी जो मतलब कि होता था, चोला गवर्नमेंट जो होती थी, मतलब जो राजा होता था मेन तो वही होता था, लेकिन उसके सुपरविजन के अंडर ये कंट्रोल रखते थे इन सब के कामों पर। ओके, सो उसके बाद द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंद वेलन, यानी मुवेंद वेलन आ वेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, अच्छा, अरियार चीफ्स एक्सेट्रा एज मेकर ऑफ रिस्पेक्ट, markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. अब क्या था उसके बाद, अब इनमें से जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, 3 राजाओं को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला वेलन या किसान, और अरियार, अरियार कौन होता था, चीफ, ठीक है, प्रधान, जैसी उपाधियां दी। तो ना जैसे होता था ना कि किसी को कोई उपाधि दे दी जाती थी, काम मतलब उसको एक पोस्ट दे दी, तो यहाँ पर भी पोस्ट दे दी जाती थी, जिसके अंदर एक पोस्ट दे दी जाती थी मुवेंद्र वेलन, ये मुवेंद्र वेलन, ठीक है, जो किसको देते थे, कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स को देते थे, ये लैंडलॉर्ड्स को मुवेंद्र वेलन जिसके अंदर क्या होता था, ये 3 राजाओं की को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ये पीजेंट्स होते थे। ओके, और इसी तरीके से अरियर, अरियर मतलब अरियर जो दूसरी पोस्ट दी जाती थी वो होता था चीफ, ठीक है, तो ये चीफ होता था। ऐसी उपाधियां दी और उन्हें जो है ना सेंटर में इम्पोर्टेंट राजकीय पद भी जो है, उनको इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेस थे वो उनको सेंटर के अंदर दे दिए गए। ओके, so we have seen that brahmanas often received land grants और ब्रह्मा दिया। ऐसा आपने शुरू में हमने पढ़ा था ना कि लैंड ग्रांट्स पढ़ी थी, जिसके अंदर जो जो ब्राह्मण्स होते थे उनसे वो प्रशस्ति लिख पाते थे, उसके बाद उनको लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, दान दे दिया करते थे जमीनें। सो वी हैव सीन दैट ब्राह्मणास ऑफर रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मा दिया। ठीक है, तो हमने ये तो पहले ही देखा है कि उनको टाइम टाइम पर भूमि अनुदान दे दी जाती थी, या ब्रह्मा दिए भी उनको बोला जाता था कि ब्रह्मा दिया दिया, या तो लैंड ग्रांट या ब्रह्मा दिया। As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Nadi Valley as in other parts of the South India. अब जब उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती थी, कोई लैंड दान दे दी गई, तो उससे क्या होता था, वो लोग ना जो ब्राह्मण होते थे ये वे वहीं जाके बस जाती थी। तो रिजल्ट क्या होता था, जो कावेरी वैली और जो साउथ इंडिया के दूसरे पार्ट्स हैं उसमें ढेरों ब्राह्मण जो है वो बस्तियों को ना सेटलमेंट जो है वो वहां पर करने लगे, मतलब वहां रहने लगे, सेटलमेंट हो गए वहां उनकी। सो ईच ब्रह्मदिया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स लैंड होल्डर्स। अब हर एक जो ब्रह्मदिया की देखरेख जो है वो प्रमुख ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी एक सभा द्वारा की जाती थी।
अब यहाँ पर क्या होता था, एक सभा बनती थी, ठीक है। मतलब अब ये तो नहीं है कि किसी ब्राह्मण को कोई दान दे दिया और उसके बाद छोड़ दिया। अब क्या वो उस लैंड का जो यूज है वो सही तरीके से कर रहा है, नहीं कोई गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर भी पर भी नजर रखी जाती थी। तो उसके लिए क्या होता था, एक सभा बनाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक जो ये जो ब्रह्मादिया यानी जो लैंड ग्रांट होती थी उसकी देख रेख मेन जो होते थे, जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे ब्राह्मण, उनकी एक सभा द्वारा किया जाता था। एंड दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, और ये अपने काम को ना बड़ी कुशलता के साथ किया करती थी। एंड देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शंस, और उनके जो निर्णय होते थे उनको डिस्क्रिप्शन में, मतलब उनको इंस्क्रिप्शन में प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर, ठीक है, उसका मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर दिए जाते थे। एंड ओपन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल। सो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागराम्स, कहते जो नगरम जो है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अब देखो, एक तो ब्राह्मण दिया में आ गया, एक आ गया यहाँ पे नगरम। नगरम क्या होते थे ये, जैसे एक तो वहाँ सभा आगे की सभा बनती थी, यहाँ वो ब्राह्मणों का देखती थी ये लैंड ग्रांट्स को, इसी तरीके से हो गए नगरम। नगरम क्या होती थी, ये ट्रेडर्स का समूह होता था, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पर आगे व्यापारी, ठीक है, जो कि कस्बों में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये किया करते थे। ओके, सो इंस्क्रिप्शन फ्रॉम Uttaramurur in a Chingalpur district, Tamil Nadu, provide detail of the way in which the sabha was organized. तो तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त जो अभिलेख है हमारे पास, ठीक है, तो अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है। एंड द सभा हैड सेपरेट committees to look after irrigation work, gardens, temples, etc. Names of those eligible to the members of these committees were written on small tickets of palm leaf, and these tickets were put into an earthenware pot, from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. अब क्या होता था यहाँ पर, यहाँ पर जो इरिगेशन का काम जो है, इरिगेशन का काम हो गया, अच्छा जी, बाग बगीचे का काम है, ठीक है, मंदिर टेम्पल्स हैं, उनकी देख रेख के लिए जो सभा में अलग अलग कमेटीज होती थी, और इनमें से ना जो मेंबरशिप के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम क्या कर दिए जाते थे, उनके नाम पाल्म लीफ पर, ठीक है, पाल्म लीफ पर ना छोटे से टिकटों पर, पाल्म लीफ के छोटे छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे, और एक मिट्टी के बर्तन में उनको रख दिया जाता था। और किसी एक यंग बॉय को, छोटे से लड़के को हर कमेटी के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो बस फिर जिसका भी नाम आता था उसको ही उसका जो है कार्य सौंप दिया जाता था। सो नाउ इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। अब यहाँ पर पीछे आया ना बच्चे, आपके पास सभा आई थी कि सभा है, अब सभा में कैसे मेंबर चुने जाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, जो है सभा का मेंबर जो है के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी, मतलब कि क्या है कि हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, कौन होता था, कौन बन सकता था इस सभा का मेंबर। एंड द उत्तरमरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, यस, उसमें देखिए आप नंबर 1 कौन हो सकता था, ऑल दोज हु विश टू बिकम members of the sabha should be owners of land from which land revenue is collected. पहले तो सभा के मेंबर के लिए जो इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से जो रिवेन्यू है, लैंड रिवेन्यू है, वो वसूला जाता है, ठीक है, ये नहीं है कि भाई लैंड रिवेन्यू नहीं हो, लैंड रिवेन्यू वसूला जाता हो। तो उस सभा का मेंबर बनने के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति है उसको ऐसी लैंड का ओनर होना चाहिए जिस जहां से लैंड रेवेन्यू वसूला जाता है। एंड दे शुड हैव देयर ओन होम्स, साथ ही साथ उसके पास अपना घर होना चाहिए।
and they should be between 35 and 70 years of age. उसकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए. They should have knowledge of the Vedas. उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए. They should be well versed in administrative matters and honest. वो जो है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वो ऑनेस्ट होना चाहिए. If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of the another committee. यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है तो वह किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. यानी और उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक तो वो उसका मेंबर नहीं बन सकता किसी और कमेटी का जिसने अपने या अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स जमा नहीं कराए हैं, तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता. तो इस तरह से ऐसा जो लोग जो ये सब चीजें जिसके अंदर हो वो ही उस सभा का मेंबर बन सकता है. ओके स्टूडेंट्स, so today our chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.